गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज मैं वापस आप सबके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जिसका टॉपिक रहेगा हमारा ईसोफेगस। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम सबसे पहले माउथ, टंग, फेरिंग्स वगैरह पढ़ चुके थे हम, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसोफेगस। तो हम बात करते हैं ईसोफेगस होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें ईसोफेगस, इट इज एन ऑर्गन which joins the pharynx above and below the diaphragm it joins the stomach। ये इसकी हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है। कि अगर हमको ईसोफेगस को 2 या 3 लाइनों में समझाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑर्गन विच जॉइंस द फेरिंग्स। ये वो ऑर्गन है जो कि ऊपर तो टॉप पे तो किसको जॉइन करता है, फेरिंग्स को, अबव एंड बिलो द डायफ्राम। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। तो जैसे डायफ्राम को ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, हमारे स्टमक के साथ में, ठीक है। और ये वाला जो इसका पार्ट है हमारा ईसोफेगस का जो अपर पार्ट है, ठीक है। ईसोफेगस का जो हमारा अपर पार्ट होगा वो किस टॉप में किसको जाके अबव किसको जाके वो ज्वाइन करेगा, फेरिंग्स को। जैसे कि हम फेरिंग्स के पार्ट पढ़ चुके हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। और हमको पता है जो लास्ट पार्ट था उसका लैरिंजोफेरिंग्स, वो किस में आगे ओपन होता है, हमारे ईसोफेगस में ओपन होता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऊपर तो फेरिंग्स से जुड़ता है और नीचे डायफ्राम को क्रॉस करके ये हमारे किससे जुड़ जाता है, स्टमक से जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि इसके जो डायमेंशंस होते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी, इसके डायमेंशंस हो गए। अगर हम इसके सबसे पहले लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी जनरली अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये हमको याद रखना है, बड़ा सा पाइप है ईसोफेगस। और ये ध्यान हमको रखना है कि ये 2 कैविटीज में पाया जाता है, ठीक है। 2 कैविटीज हमारी कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारी थोरेसिक कैविटी और एक हमारी होगी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो इसकी लेंथ की अगर हमने बात करें 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो होता है इसका वो लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन और डायमेंशंस की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन की कि ईसोफेगस जो होता है वो कहां पाया जाता है। अगर हम उसके रिलेशंस देखें एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, तो वो कहां पाया जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये मीडियल प्लेन में पाया जाता है। इट लाइज इन द मीडियल प्लेन, lies in medial plane in thorax। थोरैक्स मतलब क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी में कहां पाया जाता है, मीडियल प्लेन में पाया जाता है, ठीक है। अगर अब इसकी हम बात करें मीडियल प्लेन इन थोरैक्स बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसके फ्रंट में पाया जाता है। ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके फ्रंट में पाया जाता है। एंड किसके बिहाइंड पाया जाता है ये, एंड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट। तो ये इसकी क्या हो गई, लोकेशन हो गई। क्या बात करा हमने लोकेशन के अंदर कि लाइज इन द मीडियल प्लेन इन द थोरैक्स। थोरैक्स के मीडियल प्लेन में लाई करता है इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में, ठीक है। एंड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, ठीक है। तो ट्रेकिया के जैसे आप सबको दिख रहा है, ये ट्रेकिया के क्या है, पीछे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के तो आगे और ट्रेकिया और हार्ट के पीछे पाया जाता है। ये इसकी लोकेशंस की बात करेंगे। अब अगर हम ईसोफेगस पढ़ रहे हैं तो एक कॉमन टर्म हमारे सामने ये आएगा, रिगर्जिटेशन। कि व्हाट इज रिगर्जिटेशन। ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये बहुत सारे ये कॉमन टर्म है। रिगर्जिटेशन एक कॉमन टर्म, पर हम इस रिगर्जिटेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। तो रिगर्जिटेशन क्या होता है, अगर हम नॉर्मल रिगर्जिटेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है बैक फ्लो, किसी भी चीज का बैक फ्लो। जिस रास्ते से वो आई थी वापस
उसका उसी रास्ते पे चला जाना, इसको अपन बोलते हैं बैक फ्लो। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसको इसके अंदर क्या हो जाएगा, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। क्या हो गया ये, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। मतलब क्या हुआ कि ईसोफेगस, ये जो हमारा पूरा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है, ये जाके किसमें ओपन हो रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा, ये हमारे स्टमक में जाके ओपन हो रहा है। तो रिगर्जिटेशन मतलब वो ये हुआ कि एक बार जैसे ही फूड हमारा स्टमक में चला गया, और स्टमक में जैसा कि हम जानते हैं एसिडिक फूड होता है, वहां पे एसिडिक मीडियम मिल जाता है, वापस स्टमक से होते हुए अगर वो ईसोफेगस में एंटर कर रहा है, बैक फ्लो उसका हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिगर्जिटेशन। और रिगर्जिटेशन किसका, गैस्ट्रिक कंटेंट का, क्योंकि ईसो हमारा जो स्टमक है, अब वो उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह मिक्स हो गए, तो जो फूड हमारे ईसोफेगस में था उससे उसका नेचर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ रिगर्जिटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम स्टमक में होता है वो ईसोफेगस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो ईसोफेगस के अंदर सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है, जिसके कारण वो मैलिग्नेंसी या कैंसर का फॉर्म भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर इसका हम प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, तो हमारे जो बॉडी की जो एनाटोमी है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एनाटोमी है, वो कुछ इसी प्रकार है कि इसका बैक फ्लो ना हो सके। जैसे कि हम बात करें, ईसोफेगस जैसे डायफ्राम को क्रॉस करता है, ये हमारा डायफ्राम रहा, रेस्पिरेटरी मसल है ये हमारा, ठीक है। जैसे ही हमारा ईसोफेगस आप सबको दिखा है, जैसे ही किसको क्रॉस कर रहा है, डायफ्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये क्या करेगा, ये एक शार्प एंगल लेगा, वहां पे वापस क्या लेगा, एक शार्प एंगल लेगा, ये आता है यहाँ पे शार्प एंगल ले लिया, ताकि रिगर्जिटेशन का प्रिवेंशन हो सके। ये सबसे, ये जो हमारे शरीर की एनाटोमी है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटोमी है, ठीक है, ये मेजर इस चीज के लिए जाना जाता है कि रिगर्जिटेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये जो शार्प एंगल पाया जाता है, शार्प एंगल प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन, ओके। ये हमारा क्या हो गया, ये जो शार्प एंगल जैसे आप सबको मैंने बताया, ये क्या करता है, रिगर्जिटेशन करता है, ठीक है। ये कर्व दिख सकता है आपको, ये कर्व के कारण क्या हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ रिगर्जिटेशन हो रहा है। और इसी के कारण क्या होगा, जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो वापस ईसोफेगस में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये हमने रिगर्जिटेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स के। ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। कुछ मसल, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके कारण कोई भी चीज ओपन और क्लोज हो जाती है। तो हमारे ईसोफेगस के अंदर भी दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं, एक हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक टॉप पे ईसोफेगस के, बॉटम पे स्फिंक्टर पाया जाता है। हम दोनों को अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे अपर क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, अपर क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अगर हम इसके अपर क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स the air from going into the esophagus। esophagus में किसकी एंट्री को रोकता है, ये हमारे एयर के एंट्री को रोकता है। अपर क्रिकोफेरेंजियल बोल सकते हैं इस स्फिंक्टर को, ये इसका दूसरा नाम है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर बोल दीजिए, या फिर अपर हमारे ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। और जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको भी जाने में रोकता है। ये हमारा फर्स्ट स्फिंक्टर की बात कर ली हमने।
सेकंड स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो वो किसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर से क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टमक का हम सब फर्स्ट पार्ट जो स्टमक का होता है वो क्या जानते हैं हम, कार्डियक फंडस एंड पाइलोरस, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर बोल सकते हैं अपन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। हम देखते हैं इसका क्या रोल है, ठीक है। इसका हमने क्या रोल देख लिया कि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पे ये स्फिंक्टर हो गया, जैसे ही फूड यहाँ पे से आएगा जब तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, ये वापस कांटेक्ट हो जाएगा, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट वापस इसोफेगस में बैक फ्लो ना कर सके, ठीक। तो इसका भी एक रोल है, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर का भी एक अच्छा खासा रोल होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में या रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करने में। हम इसका अगर रोल की बात करें तो दिस प्रिवेंट backflow of gastric contents, गैस्ट्रिक कंटेंट के बैकफ्लो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। इतना सबको समझ में आ ही चुका है अब, ठीक है। तो हमने दोनों स्फिंक्टर की बात कर दी। फर्स्ट स्फिंक्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्रेकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, जो कि जिसका क्या क्या फंक्शन था, इंस्पिरेशन के दौरान जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे, इंस्पिरेशन के दौरान जो हम एयर ले रहे थे उसको इसोफेगस में जाने से रोकना, प्रिवेंट करना, ये हमारे क्रिकोफेरेंजियल या अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का काम था। हम फिर बात करें कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या था कि ये प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक कंटेंट का बैकफ्लो होने से, ठीक है। अब हम इसकी हमने स्फिंक्टर पढ़ी ली है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में कि इसोफेगस को कि जो ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई या वीनस ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की, ठीक है। अगर हम इसके आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो दो रीजन में इसको हमने कन्वर्ट किया है, थोरेसिक रीजन, ठीक है, एंड एब्डोमिनल रीजन। अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करें सबसे पहले तो इसोफेजियल आर्टरीज, इसोफेजियल आर्टरीज एंड ये हमारी इसोफेजियल आर्टरी हो गई। इसकी जो इसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ थोरेसिक आउर्टा, इसकी ब्रांच है जो थोरेसिक आउर्टा की ब्रांच है, ठीक है। तो इसोफेजियल आर्टरीज ब्रांच ऑफ थोरेसिक आउर्टा, ठीक है। और सेकंड की अगर हम इसकी बात करें, एब्डोमिनल रीजन की हम इसकी बात करें अगर, तो एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसको सप्लाई करता है हमारे गैस्ट्रिक आर्टरी, branches of inferior phrenic arteries, इसकी ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। और एक और ब्रांच इसको ब्लड सप्लाई जो हमारे एब्डोमिनल रीजन को एक और आर्टरी जो होती है ब्लड सप्लाई करती है, वो कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई है इसकी, ठीक है। अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करें तो इसोफेजियल आर्टरीज जो कि किसकी ब्रांच है, हमारी इसोफेजियल आर्टरीज हो गई, और हमारे जो कि हमारी ब्रांच है हमारी थोरेसिक आउर्टा की, ठीक है। और अगर हम बात करें एब्डोमिनल रीजन की तो ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, किसकी ब्रांचेस, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज की, एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, ठीक है।
ये इसकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हो गई। अगर हम इसकी वीनस ब्लड सप्लाई की बात करें, अगर हम इसकी वीनस ब्लड सप्लाई की बात करें तो वीनस सप्लाई जो होती है इसकी, अगर हम इसकी थोरेसिक रीजन की बात करें सबसे पहले, तो थोरेसिक रीजन जो होता है हमारा, उसको दो आर्टरीज, दो वीन्स, एजाइगोस एंड हेमीजाइगोस वीन, हेमीजाइगोस वीन। ओके, ये इसकी थोरेसिक रीजन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एब्डोमिनल रीजन की, तो एब्डोमिनल रीजन को जो वीनस सप्लाई होती है, ठीक है, वो करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन। ये हमारे, हमने इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर ली, ये इसकी वीनस सप्लाई होगी। तो अगर हम एक बार वापस अगर इसको हम प्री फॉरवर्ड करें, तो इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई थी, सबसे पहले हमने देखा जो थोरेसिक रीजन था उसको किसने सप्लाई करी थी, इसोफेजियल आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच थी, थोरेसिक आउटर की ब्रांच थी। उस ये नंबर क्या हो गई इसकी, हमारा थोरेसिक सप्लाई की बात हो गई। अगर हम इसकी एब्डोमिनल सप्लाई की बात करें, तो एब्डोमिनल सप्लाई जो थी इसकी अपना आर्टरी की, ठीक है, वो थी inferior phrenic arteries and gastric arteries, gastric branch of ciliary artery। अगर इसके हम वीनस सप्लाई की बात करें तो थोरेसिक जो रीजन था उसको तो करा एजाइगोस एंड हेमीजाइगोस वीन ने, और एब्डोमिनल रीजन को किसने करा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन ने। ये हमारा आज का टॉपिक इसोफेगस कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।